हेलो स्टूडेंट्स, कैसा तैयारी चल रहा है? ऐसा लगता है कि पूरा तरह आप अनलॉक नहीं हो पाए हैं। अभी भी लॉकडाउन का प्रभाव है। सही कहे तो शिक्षा जगत पर सबसे ज्यादा लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है। अभी तक शिक्षण संस्थान खुले नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट के साथ रेगुलर इंटरेक्शन होता था वह रुक गया है। रिजल्ट आए हैं पर स्टूडेंट सब बिखरे हुए हैं। जो घर गए हैं वही है, और जो आना चाह भी रहे हैं साधन न होने की वजह से नहीं आ पा रहे। हम लोग यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑनलाइन मार्गदर्शन दे रहे हैं और मॉक इंटरव्यू भी हम लोग सोच रहे हैं कराएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कहीं दिक्कत हो रहा हो तो मैं कम से कम 3-4 इंटरव्यू जिसमें पब्लिक एड के साथ और दूसरे जो इस बार बीपीएससी के इंटरव्यू में आवश्यक होंगे उन सबको मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा और कुछ टीम भी कोशिश करूंगा ताकि अच्छे लोग हैं। पटना में तो काफी अच्छी व्यवस्था हमारी थी, दिल्ली आ जाने से थोड़ा सा कमजोर पड़ गया मैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन अरेंजमेंट हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने आपको बतलाया था प्रशासनिक सुधार तक टॉपिक। आज मैं बतलाना था तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन और लोक नीति। अगर इन तीनों टॉपिक को देखा जाए तो बीपीएससी मेंस में इस टॉपिक से बड़ी क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो पब्लिक पॉलिसी से आता है। शायद ही कोई ऐसा साल बताओ कि पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन ना आया। हर साल पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन आता है। और इधर तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन से भी इनवेरिएबली क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते। जैसे आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ दे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन कहते किसको है तो आप क्या बोलोगे? तो बोले तुलनात्मक लोक प्रशासन दो या अधिक लोक प्रशासन का सापेक्षिक आधार पर अध्ययन को कहते हैं। तुलनात्मक आधार पर अध्ययन को कहते हैं। समय के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और स्थान के आधार पर यदि हम दो या दो से अधिक लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो ये तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। तुलनात्मक लोक प्रशासन की उत्पत्ति कब हुई? तो आप बोलोगे तुलनात्मक लोक प्रशासन की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, जब तृतीय विश्व के देशों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ, उनके व्यवस्था को समझने की आवश्यकता हुई और इसी प्रक्रम में तुलनात्मक लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुई। तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक कौन है? तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक है FW रेक्स कहलाते हैं। रेक्स जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक हुए, जैसा कि अभी आपको हमने बतलाया। अच्छा बतलाओ, तुलनात्मक लोक प्रशासन का तुलनात्मक प्रशासनिक समूह से क्या संबंध है? तो मैं बतलाऊंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखते हो विश्व का समीकरण बदल गया। एक बड़े संख्या में तृतीय विश्व के देश का आगमन हुआ। शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया, खेमाबाजी शुरू हो गया, विश्व विभिन्न खेमा बढ़ गया। प्रथम विश्व के देश, द्वितीय विश्व के देश और तृतीय विश्व के देश। तो प्रथम विश्व के देश में अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका के साथ वाले जितने देश थे सब आगे। द्वितीय विश्व के देश में साम्यवादी व्यवस्था वाले रूस के नेतृत्व में सब एक साथ हो गए, और बाकी बचे जो एशियाई अफ्रीकी देश थे ये तृतीय विश्व के देश हो गए। अब ये तृतीय विश्व के देश को सभी लोग, दोनों ने चाहा कि हमें अपने अपने पक्ष में लाने के लिए चाहिए। उस समय आप देखते हो विश्व यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, और जो विश्व युद्ध पर तबाही हुई थी उसके भरपाई करने के लिए बड़े उदारता से सहयोग देना आरंभ हुआ। अमेरिका भी इस क्षेत्र में आगे आया और उसने तकनीकी सहायता मिशन कार्यक्रम स्टार्ट किया। सॉरी, टेक्निकल असिस्टेंट मिशन, कोऑपरेशन मिशन चला स्टार्ट किया। सॉरी, तो इसके तहत वो करता क्या था, जो अपने देश के प्रतिमान, धन वगैरह इन देशों को उपलब्ध कराता था। जैसे भारत में भी देखो तकनीक, उसी के तहत भारत में भी 1952 में जो पहला विकास कार्यक्रम भारत का स्टार्ट हुआ उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। वो अमेरिका के कम्युनिटी ब्लॉक प्रणाली पर आधारित था। अमेरिका के
ब्लॉक प्रणाली पर आधारित था और अमेरिका ने उसे आरंभ करने के लिए 200 करोड़ रुपया फंड भी दिया था। समझ रहे हैं? तो आप देखते हो कि उसी तरह विश्व के सभी देशों में अमेरिका तकनीकी सहायता मिशन कार्यक्रम के तहत बहुत सारा पैसा समझ रहे दिए सभी लोगों को। समझ रहे? तो जो उसी के तहत जैसा कि आपको मैंने बताया कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ, प्रखंडों की स्थापना हुई, वीडियो की नियुक्ति हुई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत में सर्वांगीण विकास करना और लोगों को न केवल भौतिक विकास बल्कि मानसिक विकास भी करना ताकि लोग विकास के लिए खुद सामने आ सके। क्लियर? तो आप देखते हो कि ये जो कार्यक्रम था जो विश्व के विभिन्न देशों में अमेरिकी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत आरंभ किया गया था, ये जो वांछित परिणाम था वह परिणाम देने में विफल रहा। भारत में ले लो, कि भारत में ये वांछित परिणाम नहीं दे पाया। कैसे? कि भारत में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ और उसके ठीक 5 वर्ष बाद यानी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार स्थापना की गई और उसे कार्यभार सौंपा गया कि वह कारण पता लगाए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल क्यों नहीं हुआ। तो उसने पाया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में अधिकारी तंत्र का वर्चस्व था और जनता का भागीदारी नहीं था, इस कारण ये विफल हो गया। इसलिए उसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान था। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान था। तो ये व्यवस्था आपने देखा हमारे भारत में। उसी तरह विश्व के सभी देशों में जब तकनीकी सहायता मिशन कार्यक्रम आरंभ किया गया तो जो वांछित परिणाम थे वह मतलब वह वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो उसी संदर्भ में अमेरिका इसका कारण पता लगाने का निश्चय किया और कारण पता लगाने के लिए उसने FW रिक्स की अध्यक्षता में एक समिति बनाया या समूह बनाया जिसका नाम तुलनात्मक प्रशासनिक समूह रखा और तुलनात्मक प्रशासनिक समूह को कार्यभार दिया कि वह पता करे कि तकनीकी सहायता कार्यक्रम आखिरकार सफल क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हैं? जो प्रतिमान अमेरिका में सक्सेसफुल है, जो प्रतिमान मतलब काफी स्थापित माने जाते हैं, इन देशों में विफल क्यों हो रहे हैं। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह इन देशों का दौरा किया और दौरा करने के बाद इसने पाया कि वहाँ की परिस्थिति और इन देशों की परिस्थिति अलग अलग है, इसलिए इन देशों में वो प्रतिमान लागू नहीं हो सकते। और उन्होंने इसी संदर्भ में जो अवधारणा विकसित किए, ज्ञान दिए, उन सब को हमने तुलनात्मक प्रशासन नाम दिया। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन समझ में आया आपको? तो तुलनात्मक लोक प्रशासन किसको कहते हैं? तुलनात्मक लोक प्रशासन कहते हैं दो या दो से अधिक लोक प्रशासन का समय या स्थान के आधार पर सापेक्षिक अध्ययन को। समझ रहे हैं? समय तो यहाँ पर हम लोग नहीं जोड़ते, स्थान और संस्कृति के आधार पर, लेकिन व्यापक अर्थ में देखा जाए तो समय भी हो सकता है। समय, स्थान और संस्कृति के आधार पर यदि हम मौर्य प्रशासन और मुगल प्रशासन के प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन करें तो तुलनात्मक अध्ययन हुआ। अगर हम भारतीय प्रशासन का समझ रहे हैं अमेरिकी प्रशासन के साथ अध्ययन करें तो यह भौगोलिक स्थान के आधार पर हुआ। अगर हम जनजातीय प्रशासन का महानगरीय प्रशासन के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें तो संस्कृति के आधार पर हुआ। इस प्रकार आप देखते हो कि समय, स्थान और संस्कृति के आधार पर दो या दो से अधिक लोक प्रशासन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तुलनात्मक लोक प्रशासन कहते हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन। समझ में आया आपको? तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है समझ में आया आपको? तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक कौन हुए? FW रिक्स। तुलनात्मक लोक प्रशासन से जुड़े और कोई विचारक का नाम बोलो तो बहुत सारे विचारक है। जैसे एडवर्ड वीटनर को ले लो, फिर आप ले लो क्या नाम है क्या कहते हैं आपका जोसेफ ला पलम्बरा को ले लो, फिर आप फेरल हैडी को ले लो, समझ रहे हैं, विलियम सफिन को ले लो। ये सब बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट जो लोग तुलनात्मक जो अमेरिकी तकनीकी सहायता कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने लोग थे सब लोग
बाद में तुलनात्मक प्रशासनिक समूह में जुड़े और ये सब लोगों ने जो अवधारणा को डेवलप किया उसी को तुलनात्मक प्रशासनिक समूह नाम दिया गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तुलनात्मक लोक प्रशासन का समझ रहे हैं, पारंपरिक लोक प्रशासन से क्या मतलब भिन्नता है? क्या दोनों समान या दोनों अलग है? पारंपरिक लोक प्रशासन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 1887 में जो वुडरो विल्सन लोक प्रशासन डेवलप किया उसी को हम तुलनात्मक पारंपरिक लोक प्रशासन कहते हैं। क्लियर है? वुडरो विल्सन में डेवलप लोक प्रशासन को हम क्या कहते हैं? पारंपरिक लोक प्रशासन, जिसमें राजनीति, प्रशासन, न्यायीकरण, प्रशासन के सिद्धांत इत्यादि पर बल दिया गया। देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ रहे हैं? जिसमें दक्षता पर बल दिया गया। जैसे निकोलस हेनरी को भी देखोगे और F.W. रिक्स, ये दोनों बतलाए हैं कि दोनों में फर्क है, पारंपरिक लोक प्रशासन और तुलनात्मक लोक प्रशासन में। पारंपरिक लोक प्रशासन क्या होता है? संस्कृतिबद्ध होता है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होता है? पार सांस्कृतिक होता है। क्या कहने का मतलब हुआ? तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करता है, जबकि पारंपरिक लोक प्रशासन किसी खास संस्कृति का से संबद्ध होता है। इसके बाद पारंपरिक लोक प्रशासन जो होता है अनुभविक होता है, या ये क्या कह सकते हैं, वास्तविक व्यवहार जगत से जुड़ा होता है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन जो होता है वह सिद्धांत निर्माण से जुड़ा होता है और सैद्धांतिक जगत से जुड़ा होता है। एक व्यवहार से जुड़ा हुआ है, एक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है पहला, और दूसरा क्या है? एक जो है संस्कृतिबद्ध है, एक पार सांस्कृतिक है। उसी प्रकार अगर आप पूछता है आपसे कोई रिक्स के विचार में क्या अंतर है, तो रिक्स के विचार में 3 अंतर है कि पारंपरिक लोक प्रशासन क्या होता है? गैर पारिस्थितिक होता है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन पारिस्थितिक होता है। दूसरा, पारंपरिक लोक प्रशासन जो होता है आदर्शात्मक होता है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन अनुभाविक होता है। तो पारंपरिक लोक प्रशासन जो होता है वह कह सकते हो आइडियोग्राफिक होता है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होता है? नोमोथेटिक होता है। तो आइडियोग्राफिक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट मतलब, और नोमोथेटिक का मतलब क्या होता है? सामान्य परक, यानी 100 के आधार पर एक का अध्ययन करना, ये हुआ नोमोथेटिक, और एक के आधार पर 100 के बारे में दावा करना, ये हुआ आइडियोग्राफिक। जैसे मैक्स वेबर ने एक जगह नौकरशाही आदर्श प्रतिमान डेवलप किया और दावा किया कि सब जगह लागू होगा, तो ये हो गया आइडियोग्राफिक। और आपने सभी समाजों का अध्ययन किया और उस आधार पर किसी एक विशेष समाज के बारे में बोला, तो नोमोथेटिक हो गया। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन और पारंपरिक लोक प्रशासन में क्या अंतर है, समझ में आया आपको? क्लियर? अब आपसे कोई पूछता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या है, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक और विस्तृत है जितना कि स्वयं लोक प्रशासन का। जहाँ कहीं भी तुलनात्मक अध्ययन का गुंजाइश होता है, ये तुलनात्मक, ये क्या कह सकते हो आप, तुलनात्मक लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ, तुलनात्मक लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत में हम लोग समझ रहे हैं, मतलब असीमित विषय वस्तु को शामिल कर सकते हैं, और समय अंतराल में क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे आज से कुछ साल पहले हम लोग मतलब अर्थव्यवस्था का प्रति व्यक्ति के आधार पर तुलना करते थे। आज हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, फिर और भी ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इत्यादि के आधार पर हम लोग तुलना करते हैं। तो पैरामीटर बदलते रहता है। क्लियर है? फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के हमारे प्रकृति तो समझ में आ गया, जो उसका जो खासियत हुआ ना, जैसे ये पार सांस्कृतिक हुआ, सैद्धांतिक हुआ, फिर आप कह सकते हो कि यह अनुभाविक हुआ, फिर यह विशिष्ट सामान्य परक हुआ, फिर आप कह सकते हो कि ये कह सकते हैं कि ये पारिस्थितिक हुआ। ये सब इसका प्रकृति हो गया। अब विषय क्षेत्र बताया बहुत व्यापक है, विस्तृत है, ठीक उतना ही जितना व्यापक और विस्तृत क्या लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन जहाँ जहाँ कहीं भी किसी भी रूप में अगर कोई तुलना है, अंतर है, तो फिर वहां पर इसका गुंजाइश हो सकता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अच्छा, तुलनात्मक लोक प्रशासन का विज्ञान के साथ क्या ताल्लुकात है? एक्चुअली क्या होता है, किसी विषय को विज्ञान डेवलप करने के लिए
अवधारणा विकसित करना होता है, और अवधारणा विकसित करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? तब तुलना विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे, विभिन्न व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, तो जो निचोड़ निकलेगा वो अवधारणा कहलाएगा, और अवधारणा के आधार पर विज्ञान विकसित होता है। तो जब तक एक बार स्टेटमेंट यूपीएससी क्वेश्चन में भी आया था, बीपीएससी में भी हम लोग देखते हैं कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं हो जाता है, तब तक विज्ञान का दावा करना क्या है, कठिन है। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन क्या होगा, तुलनात्मक नहीं होगा, तब तक हम विज्ञान का दावा नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के उपागम क्या क्या है। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उपागम दिया, आप उतना उलझना मत। तुलनात्मक लोक प्रशासन का रिक्स 3 उपागम दिया है। एक का नाम है पारिस्थितिक उपागम, दूसरा का नाम है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, और तीसरा का नाम है आदर्श उपागम। पारिस्थितिक उपागम क्या कहता है कि लोक प्रशासन पारिस्थितिक अवधारणा है, परिस्थिति से प्रभावित होता है, परिस्थिति को प्रभावित करता है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम क्या कहता है, हर समाज में कुछ संरचना होती है जो खास कार्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। समझ रहे हैं? हर समाज में कुछ खास संरचना होगी खास कार्य के लिए। समझ रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, शादी ब्याह में कोहबर बनता है, वो खास कार्य के लिए बनाया जाता है। या फिर आप कह सकते हो जैसे हुआ ड्राइंग रूम हुआ, ड्रेसिंग रूम हुआ, सब पूजा घर हुआ, खास काम के लिए बनाया जाता है। जैसा संरचना वैसा कार्य, उसी हिसाब से संरचना का निर्माण किया जाता है। तो ये संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम हुआ। और आदर्श उपागम का मतलब क्या हुआ, वह उपागम जो व्यवहार में नहीं है बल्कि काल्पनिक है, मानसिक रचना है। तो कहा जाता है कि मैक्स वेबर को भी तुलनात्मक लोक प्रशासन में अग्रणी विचारक कहा जाता है। तो मैक्स वेबर को तुलनात्मक लोक प्रशासन में अग्रणी विचारक क्यों कहा जाता है? तो रेक्स के पहले मैक्स वेबर जो नौकरशाही आदर्श प्रतिमान विकसित किया था, वह तुलनात्मक अध्ययन पर ही किया था। उन्होंने विभिन्न समाज और संस्कृति का अध्ययन किया, विभिन्न संगठनों का अध्ययन किया, और उसके आधार पर एक मानसिक रचना विकसित किया था जिसका नाम था नौकरशाही आदर्श प्रतिमान। समझ में आया आपको? तो इस संदर्भ में आपको समझने की जरूरत है। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो हम लोग यहाँ बतलाए तुलनात्मक। तो मैक्स वेबर अग्रणी क्यों कहलाता है कि रिक्स के पहले उन्होंने इसी उपागम पर नौकरशाही आदर्श प्रतिमान विकसित किया था। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रिक्स जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन में मतलब 3 उपागम प्रयुक्त किया। कौन कौन? एक का नाम है पारिस्थितिक उपागम, दूसरा उपागम का नाम है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, अंग्रेजी में स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच कहते हैं, और तीसरा आदर्श उपागम कर इसको आइडियल अप्रोच कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ आया आपको? आदर्श उपागम कहते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर है? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का देख सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में मतलब वर्तमान में क्या वस्तु स्थिति है। तो आप देखो, तुलनात्मक लोक प्रशासन वर्चुअली 1960 के दशक में अवतरित हुआ। 1960 के दशक में तुलनात्मक प्रशासनिक समूह बना था, और जैसे जैसे उसने अध्ययन किया वैसे वैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास होता गया। 70 के दशक में आते आते तुलनात्मक लोक प्रशासन शिथिल पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा। और 80 के दशक में फिर से इसका रिवाइवल होना शुरू हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में लोकस और फोकस बहुत तेजी से बदला है। तो उसका ओरिएंटेशन बहुत तेजी से बदला, तुरंत बना, तुरंत स्टैग्नेंट भी हो गया, तुरंत खत्म होकर फिर रिवाइव किया। जैसा आप देखते हो कि आज तुलनात्मक लोक प्रशासन नए नए मुद्दों को वर्कआउट कर रहा है, नए नए आधार का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आप देखते हो आजकल हम लोग क्रॉस कल्चरल स्टडी करते हैं, नेशनल लेवल, सुपरा नेशनल लेवल, सब नेशनल लेवल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जैसे आप बताओ, इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ? विभिन्न देशों के बीच में। समझ रहे? सुपरा नेशनल का मतलब क्या हुआ? सुपरा नेशनल का मतलब नेशन और ग्लोबल, इसको सुपरा नेशनल कहेंगे। सब नेशनल का मतलब क्या हुआ? नेशन और स्टेट, इसको सब नेशनल कहेंगे। क्लियर है? यानी भारत और राज्य, बिहार का तो अध्ययन होता है, बिहार के साथ राष्ट्र के सापेक्ष में बिहार का अध्ययन होता है,
ये सब नेशनल हो गया। और भारत का अध्ययन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, सुपरा नेशनल कहेंगे। तो आज तुलनात्मक लोक प्रशासन का दायरा बहुत बड़ा रहा और इसमें बहुत सारे नए नए विषय भी आ गए। जैसे आज देख रहे हो हम मानव अधिकार के आधार पर उसको जांच करते हैं, हम आज विनिवेशीकरण के आधार पर जांच करते हैं, नौकर निजीकरण के आधार पर कर सकते हैं, कोरोना महामारी और आपदा प्रबंधन के हिसाब से कर सकते हैं, लॉकडाउन के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तुलनात्मक लोक प्रशासन का लोकस और फोकस क्या है, बदलते रहा है। और आज इसके दायरे में कई नए नए सब्जेक्ट भी आ गए, जैसे विनिवेशीकरण के आधार पर, निजीकरण के आधार पर, मानव अधिकार संरक्षण के आधार पर, फिर आप कह सकते हो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर, समझ रहे हैं, नौकरशाहीकरण के आधार पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर, स्वयं सहायता समूह के आधार पर, समझ रहे, बहुत सारे क्राइटेरिया जिस आधार पर लोक प्रशासन का सापेक्षिक अध्ययन हो सकता है। तो आज जो है लोक प्रशासन नया लोकस फोकस के तलाश में, और यह जो है नए आधार पर प्रयुक्त होना शुरू हुआ। और इसका फ्यूचर हमेशा इम्पोर्टेंट है, ब्राइट है, क्योंकि जब तक अंतर रहेगा तब तक तुलनात्मक लोक प्रशासन की संभावना बनी रहेगी, कहीं खत्म होने वाला नहीं है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का। जैसे हम लोग देखो आज से बहुत साल पहले स्त्री और पुरुष का हम लोग अध्ययन करते थे, घर वाला और घर वाली, घर के बाहर जो घूमता घर वाला हो गया और घर के अंदर जो रहते घर वाली हो गई। लेकिन आज ये क्राइटेरिया वैलिड है, घर वाला घर वाली। आज तो घर वाली भी घर के बाहर है, घर वाला घर के अंदर है, और लॉकडाउन में तो घर वाला घर वाली दोनों घर के अंदर है। तो फिर क्राइटेरिया फिर देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में महिलाओं का भागीदारी कितना है, पुरुष का भागीदारी कितना है, औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना है, पुरुषों की कितना है, अनौपचारिक क्षेत्र में कितना है, संसद विधायिका में दोनों का भागीदारी कितना है। तो इस आधार पर हम हमेशा लोकस फोकस बदलते रहते और नए नए मुद्दे को इसमें शामिल करते रहते। तो जब तक अंतर रहेगा तब तक तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होगा, काम करता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन व्यवहार मूलक होता है। व्यवहार मूलक मतलब समझ रहे हैं, व्यवहार मूलक का मतलब कि यह एम्पेरिकल होता है। जैसे आप मेरे से बोलिए, मैं भी आपको बोलूं कि आप ऐसा करो, अभी 21वीं सदी चल रहा है, तो 20वीं सदी भी गुजर चुका है, 19वीं सदी भी गुजर चुका है। तो 19वीं सदी और 20वीं सदी में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में कुछ बतलाओ, अंतर करके बतलाओ, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बोला कि अच्छा ऐसा करो कि 22वीं सदी और 24वीं सदी के बीच अंतर करके बतलाओ। तो आप क्या बोलोगे कि 19वीं और 20वीं का तो हो जाएगा, 22वीं और 24वां का नहीं होगा, क्योंकि 22वां और 24वां भी अस्तित्व में है कहाँ, जब धरातल पर है ही नहीं तो उसका तुलनात्मक अध्ययन कैसे हो सकता है। तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा ये। लेकिन ये जो हुआ, जो घटित हो चुका है, जो एक्चुअल है, उसका तुलनात्मक अध्ययन तो किया ही जा सकता है, समझ। इसलिए क्वेश्चन यही हुआ कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होता है, एम्पेरिकल होता है, व्यवहार मूलक होता है। वह अध्ययन किस परिप्रेक्ष्य में करता है, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में करता है। समझ में आया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में जो मैक्स वेबर है वह क्या किया है, रिक्स ने आदर्श प्रतिमान या उपागम के आधार पर 2 मॉडल डेवलप किया। तो 2 मॉडल कौन कौन डेवलप किया है बताइए। तो एक मॉडल है जिसको हम लोग नाम कहते हैं, क्या कहते हैं उसका, एक मॉडल का नाम है कृषिका औद्योगिका प्रतिमान और दूसरा मॉडल का नाम है संपार्श्वीय साल प्रतिमान। तो कृषिका औद्योगिका प्रतिमान क्या है, तो कृषिका औद्योगिका प्रतिमान 1956 में लाया था, जिसने समाज को 2 वर्गों में बांट दिया, कृषिका और औद्योगिका। यानी वह समाज जो कृषि कार्य करते हैं वो कृषिका हो गए, और जो उद्योग कार्य करते हैं वो क्या हो गए, औद्योगिका हो गए। क्लियर है। तो कृषिका समाज में उसको किसको रखा, तो पारंपरिक समाज चीन का, भारत का इत्यादि को उसने कृषिका समाज में रखा। और औद्योगिका समाज में किसको रखा, तो अमेरिका के औद्योगिक समाज को रखा। क्लियर है। लेकिन इस प्रतिमान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि संक्रमणशील समाज को रखा ही नहीं गया था।
अर्थात वह समाज जो बीच में हो। यानी आपने एकदम एक पारंपरिक समाज ले लिया, एक आधुनिक समाज ले लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़े संख्या में कौन है? इन दोनों के मतलब बीच में एक बड़े संख्या में आपका संक्रमणशील समाज है, जिसको ये एड्रेस नहीं करता है। इसका मानना है कि विकास का मतलब होता है कृषि को छोड़कर उद्योग अपनाना, लेकिन वो समाज जो कृषि और उद्योग दोनों को परसू कर रहे हैं, उसके बारे में ये प्रतिमान कुछ नहीं बोलता। तो इस कारण क्या हुआ कि यह प्रतिमान बाद में रिक्स इसमें कुछ जोड़ा और इसमें उसने ट्रांजेसिया मॉडल को जोड़ने की कोशिश किया, लेकिन बाद में इसको हटा दिया और इसके जगह इसने दूसरा प्रतिमान विकसित किया, जिसका नाम क्या है? संपार्श्विक साल प्रतिमान। देखो बीपीएससी मेंस में इस टॉपिक में बड़ी क्वेश्चन आता है संपार्श्विक साल प्रतिमान पर। आपने किया भी होगा, याद है आपको? संपार्श्विक साल प्रतिमान पर क्वेश्चन किया था, कई दफा आता है। तो संपार्श्विक साल प्रतिमान का जरा डिटेल बतलाएंगे आप, क्या है ये? तो आप बतलाएंगे कि रिक्स ने आदर्श उपागम के नाम पर या आदर्श उपागम के रूप में संपार्श्विक साल प्रतिमान विकसित किया। इस प्रतिमान का पूरा नाम क्या है? इस प्रतिमान का पूरा नाम है फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। फ्यूज मतलब क्या होता है? जिसको कह सकते हो, मतलब कह सकते हो मिला हुआ, जिसको कह सकते हो, समझ रहे हैं? और संपार्श्विक और कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डिफ्रैक्टेड मॉडल यानी विभेदीकृत प्रतिमान, समझ रहे हैं? तो आप कह सकते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बहुल कार्यात्मक, फिर कह सकते हो संपार्श्विक और अल्प कार्यात्मक प्रतिमान कहते हैं, समझ रहे हैं? अल्प कार्यात्मक, या इसको हम लोग कह सकते हैं मतलब कह सकते हो मतलब फ्यूज का मतलब होता है जो सब मिला जुला होता है, घुला मिला समाज होता है, फ्यूज सोसाइटी, जिसमें हर चीज मिला हुआ, और डिफ्रैक्टेड सब चीज आपका अलग अलग हो गया। तो एक बहुल कार्यात्मक हो गया, एक संपार्श्विक हो गया, एक अल्प कार्यात्मक हो गया। फ्यूज हो गया बहुल कार्यात्मक, संपार्श्विक हो गया प्रिज्मेटिक, और अल्प कार्यात्मक हो गया डिफ्रैक्टेड, समझ रहे हैं? यह प्रतिमान वर्चुअली किस आधार पर डेवलप किया गया है? तो डिफरेंशिएशन के आधार पर। मैं कैलकुलस में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन के आधार पर डेवलप किया गया कि जो समाज बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड है उसको उसने कहा फ्यूज, जो समाज आधा डिफरेंशिएटेड है उसको उसने कहा प्रिज्मेटिक, और वह समाज जो कह सकते हो पूरी तरह डिफरेंशिएटेड उसको उसने डिफ्रैक्टेड का। और जैसे आप देख लो एक्स क्यू, ये अनडिफरेंशिएटेड हो गया, पहले फ्यूज हो गया। 3x स्क्वायर ये प्रिज्मेटिक हो गया, और 6x या 6 क्या होगा? वह डिफ्रैक्टेड हो गया, उसको हम डिफरेंशिएशन कर दिए कैलकुलस के हिसाब से, क्लियर? तो वह समझ, जैसे कृषि का समाज है उसके किसको रखे? औद्योगिक का सबसे पहले का बहुल कार्यात्मक नाम पता है, जिसको फ्यूज कहते हैं। तो बहुल कार्यात्मक का मतलब क्या हुआ? एक अभिकरण जिसमें सब काम को करता है या बहुल कार्य को करता है उसको बहुल कार्यात्मक कहते हैं। और अल्प कार्यात्मक किसको कहते हैं? जिसमें एक अभिकरण एक अथवा अल्प कार्यों को करता है। और संपार्श्विक किसको कहते हैं? जिसमें दोनों तरह की व्यवस्था हो, कि एक अभिकरण बहुल कार्यों को कर रहा और एक अभिकरण अल्प कार्यों को कर रहा, तो दोनों के अस्तित्व को हम क्या कहेंगे? संपार्श्विक कहेंगे, समझ रहे? तो संपार्श्विक जो हुआ बीच वाला रूप हो गया, क्लियर है? तो संपार्श्विक साल क्या हुआ? तो साल उसका प्रशासनिक तंत्र को कहते हैं, SALA। साल वर्चुअली एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है एक स्थान जिसका एकाधिक उपयोग, मतलब एक स्थान जिसका एकाधिक उपयोग होता है उसको हम साल कहते हैं। एक स्थान जिसका बहुल उपयोग होता है उसको हम चेम्बर कहते हैं, और एक स्थान जिसका एक उपयोग होता है या कम उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका ब्यूरो कहते हैं। तो एक तरफ ब्यूरो हो गया, एक तरफ चेम्बर हो गया, उन दोनों के बीच साल होता है, क्लियर? तो एक तरफ ब्यूरो, एक तरफ चेम्बर, और दोनों के बीच में साल हुआ। एक अभिकरण जिसका एक से अधिक उपयोग होता है, जैसे सपोज कीजिए परिसर जहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ,
यहाँ केवल क्लास की व्यवस्था है, तो ब्यूरो हो गया। अगर यहाँ क्लास के अलावे रहना होना भी होता है, रहना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना सब ये हो रहा, तो ये चैम्बर हो गया। और यहाँ पर दिन में क्लास होता है, शाम में गार्ड आके सोता है, तो क्या हो गया, साला हो गया। मतलब एक स्थान जिसका एक से अधिक उपयोग होता है, दिन में इस्तेमाल होता है पढ़ाने के लिए, और शाम में इसमें गार्ड आके सोता है। क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको? तो साल किसको कहते हैं, समझ आया? साल स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ हुआ एक स्थान जिसका एक से अधिक उपयोग होता है। संपार्श्विक समाज का मतलब विशेषता क्या है कि इसमें दोनों समाज यानी अल्प कार्यात्मक समाज और बहुल कार्यात्मक समाज दोनों के गुणों में क्या होता है, बेमेल संयोजन होता है। रहते तो हैं लेकिन उनके बीच में कोई तालमेल नहीं रहता है। अगर मतलब रिक्स ने संपार्श्विक साल प्रतिमान के कितने लक्षण बतलाए, तो 3 विशेषता खास तौर पर बताए, और 3 से और भी बहुत सारे जुड़े, लेकिन मेन 3। तो पहला कौन चीज हुआ, मतलब हेट्रोजेनिटी हुआ, दूसरा क्या हुआ, ओवर फॉर्मलिज्म हुआ, और तीसरा क्या, ओवरलैपिंग हुआ। तो हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है, विजातीयता, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग तौर तरीकों का सह-अस्तित्व, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजेनिटी कहते हैं। और ओवरलैपिंग का मतलब, फॉर्मलिज्म का मतलब क्या होता है, कथनी और करनी में अंतर होना। समझ, कथनी और करनी में अंतर, जो कहा जाएगा वो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, तो उसको हम लोग फॉर्मलिज्म कहते हैं। और ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, दो परस्पर विरोधी या दो भिन्न व्यवहारों का परस्पर आच्छादित होना। समझ रहे, यानी कि जैसे आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि लोक नियोजन, सरकारी नियोजन जो लोगों को दिया जाता है, और वह वर्चुअली मेरिट आधार पर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, और भी कई आधार पर दिया जा सकता है। क्लियर है, और भी कई आधार पर उसको दिया जा सकता है। क्लियर है, जैसे वो जाति आधार पर तय होता है। समझ रहे, तो यहाँ पर सोशल कंसंट्रेशन और एकेडमिक कंसंट्रेशन ओवरलैप कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। समझ रहे, प्रशासनिक व्यवहार का गैर प्रशासनिक आधार पर संपन्न होना। अगर प्रशासनिक व्यवहार प्रशासनिक आधार पर संपन्न हो तो ये इसको हम ओवरलैपिंग नहीं कहेंगे। प्रशासनिक व्यवहार का गैर प्रशासनिक आधार पर संपन्न होना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ आ गया आपको? अब हम लोग देखते हैं, एक एक लाइन में बतलाओ। विजातीयता का मतलब क्या होता है? विजातीयता का मतलब हुआ अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग तौर तरीकों का एक जगह होना, एक साथ होना, सह-अस्तित्व होना। और ओवरलैपिंग और फॉर्मलिज्म का मतलब क्या हुआ, कथनी और करनी में अंतर, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। जो समाज जितना ज्यादा संपार्श्वी होगा, औपचारिकता उतना ज्यादा होगा, और जो समाज जितना कम संपार्श्वी होगा, औपचारिकता उतना कम होगा। फिर तीसरा क्या हुआ, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब हुआ प्रशासनिक व्यवहार का प्रशासनिक आधार पर संपन्न न होकर अनाधार पर होना, इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग कई प्रकार का होता है, जैसे भाईवतीवाद को जन्म देता है, ठीक है, यह जो है मूल्य अनिर्णयता को जन्म देता है, या बहुमूल्यवाद या बहुसंप्रदायवाद, ऐसे इत्यादि को जन्म देता है। क्लियर है? कौन? आपका ओवरलैपिंग। जब प्रशासनिक आधार प्रशासनिक आधार पर हो ही नहीं रहा, बल्कि किसी और आधार पर हो रहा, तो बट नेचुरल है, गोल डिस्प्लेसमेंट बिकम डिफिकल्ट है। ठीक है, गोल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें हो जाता है। प्रशासनिक व्यवहार, जैसे अभी आप देखते हो, उदाहरण के तौर पर देखो, आप किसी ऑफिस में जाते हो कोई काम कराने के लिए, तो निश्चित रूप से काम मेरिट के आधार पर होगा आपका। लेकिन जब देखते हो काउंटर पे वो आपका पुराना मित्र बैठा है, वो आपको देख लेता है और आपको बुला लेता है, आ जाओ मेरिट से, आ जाओ इधर से जाओ। अपने चैम्बर में बैठाया, बड़े दिन के बाद आपसे मिल रहा, आपको खिलाया पिलाया, आपका काम तुरंत करके दे दिया। बाकी लोग जो लाइन में खड़ा है वो सब आपको कोस रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? यही ओवरलैपिंग हुआ कि काम था प्रशासनिक, या प्रशासनिक आधार पर ना होकर
व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर हो गया। समझ रहे? तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो इसका पहला चीज होता है जिसको आप भाई भतीजावाद कहते हो। समझ? भाई भतीजावाद का मतलब क्या हुआ कि आप योग्यता को तरजीह ना देकर अपने परिवारजनों को महत्व देते हो, इसका भाई भतीजावाद कहते हैं। समझ? दूसरा हो गया आपका बहुमूल्यवाद। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग तौर तरीका होने की वजह से क्या होता है, समाज बहुत हॉस्टाइल नेचर का होता है, मतलब बहुत बटा हुआ नजर आता है, एक रूपता का अभाव होता है और बहुत सारे दिक्कत हो जाती है। समझ रहे? तीसरा क्या होगा मतलब, तीसरा होगा आपका बहुसंस्कृतिवाद या बहु संप्रदायवाद, पॉलीकम्युनलिज्म, यानी कि यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग होंगे और सब समाज को, प्रशासन को अपने अपने पक्ष में खींचने की कोशिश करते रहते। ये प्रशासन का स्वरूप बहुत बिखरा हुआ, प्रशासन का स्वरूप बहुत टूटा हुआ, बहुत कमजोर प्रतीत होता है। ठीक है। और चौथा क्या होगा मतलब मूल्य अनिर्णयता। यहाँ किसी वस्तु का मूल्य फिक्स नहीं होता है, वो व्यक्ति टू व्यक्ति अलग अलग होता है। वही वस्तु बाजार में महंगा मिलता है और सैनिक कैंटीन में सस्ता मिलता है। हमारे पैसा जमाखोरी बढ़ती है, ब्लैक मार्केटिंग होता है वगैरह वगैरह। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? आगे बदलाव, ये बदलाव ये जो होगा आपका असंतुलित राजनीति, सत्ता बनाम नियंत्रण, यानी यहाँ सत्ता किसी और के पास है और नियंत्रण किसी और के पास है। जिसके पास सत्ता है उस पर नियंत्रण नहीं है और जिस पर नियंत्रण है उसके पास सत्ता नहीं। जैसा आप पिछला यूपीए सरकार में देखते होंगे, मनमोहन सिंह सत्ता उत्तरदायित्व था, सत्ता नहीं था। और सोनिया गांधी स्वायत्ता था, सत्ता था और जवाबदेही नाम कोई चीज नहीं था। क्लियर है? तो यहाँ सत्ता और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग स्थित होते हैं संपार्श्विक समाज में, जबकि सैद्धांतिक रूप से दोनों को साथ साथ संपन्न चाहिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे सत्ता बनाम नियंत्रण या फिर आपका मूल्य अनिर्णयता, फिर बहु संप्रदायवाद वगैरह वगैरह। ठीक है। ये क्या है? संपार्श्विक समाज की विशेषता है, लेकिन ये संपार्श्विक समाज की विशेषता नहीं है, बल्कि यह संक्रमणशील समाजों की समस्या है। और इसको को दूर करने के लिए रेक्स जो है वह तुलनात्मक प्रशासन अवधारणा लाए और विकास प्रशासन का अवधारणा का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में जिन विशेषताओं को चिन्हित किया गया है वो विशेषता वर्चुअली समस्या है किनका, तृतीय विश्व के देशों का, और उसी को एड्रेस करना है। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुलनात्मक प्रशासन में जो वर्गीकरण जो आपको मैंने बोला था, प्रशासनिक समूह वाला जो व्यवस्था था, क्या कहते हैं आपका प्रतिमान, जो संपार्श्विक साल प्रतिमान डेवलप किया था, ये फिर 1973 में ये किया गया, बदला गया। और रिक्स ने अपनी पुस्तक लिखी प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, इस वर्ष प्रतिमान को उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो गैर विभेदी, ये क्या कहते हैं आपका फ्यूज नेचर का हो, सब में किसी न किसी मात्रा में विकास पहुंच चुका है। इसलिए कोई समाज आज के तरह में कैसे तो फ्यूज नहीं है। उसने प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड को तीन अलग अलग वर्गों में बांट दिया, जैसे ईओ प्रिज्मेटिक, ऑर्थो प्रिज्मेटिक। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर है? और उसी प्रकार आपका उसमें भी उसने डिफ्रैक्टेड मॉडल को भी उसने तीन वर्गों में बांट दिया। समझ रहे? मतलब ईओ, नियो और ऑर्थो। ईओ का मतलब पुराना, नियो का मतलब नव और ऑर्थो का मतलब बीच। समझ रहे? तो इस हिसाब से इसने फ्यूज सोसाइटी को हटा दिया और फ्यूज सोसाइटी के स्थान पर जो बाकी दो बने उसको उसने तीन वर्गों में बांटा। और वर्गीकरण क्या था बांटने का? इंटीग्रेशन के आधार पर, मतलब गैर इंटीग्रेटेड, गैर एकीकृत, फिर अर्ध एकीकृत और फिर पूरी तरह एकीकृत। तो वह सोसाइटी जो
बिल्कुल एकीकृत नहीं है, समझ रहे हैं, उसको ईओ कहते हैं। जो पूरी तरह आधा अधूरा है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, और जो पूरी तरह उसको नियो कहते हैं। तो इस प्रकार 3 वर्गों में उसने बांटा, ईओ, ऑर्थो, नियो, समझ रहे हैं। वर्तमान में यह प्रतिमान बहुत पावरफुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तृतीय विश्व के देशों के प्रशासन को समझने के लिए आज कोई प्रतिमान नहीं है सिवाय के तुलना, समझ रहे इसके। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो ये प्रतिमान का कदर हमेशा बहुत ज्यादा रहा और आज भी बहुत ज्यादा। जैसा इसी से जुड़ा हुआ जब तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात होती तो बात होती कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या था। तो बोले तुलनात्मक लोक प्रशासन का 2 उद्देश्य था, पहला सिद्धांत निर्माण करना और दूसरा तृतीय विश्व के देशों के लिए प्रशासनिक समस्याओं का समाधान ढूंढना। तो पहला तो सिद्धांत निर्माण काम हो गया और दूसरा समस्याओं का समाधान ढूंढना, इसी का नाम विकास प्रशासन हुआ। यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन के आगमन के बाद ही विकास प्रशासन का आगाज हुआ, समझ रहे। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में वर्चुअली जो है विकास प्रशासन का महत्व प्रस्तुत किया। सर विकासशील देशों के लोक प्रशासन को हम क्या कहते हैं, विकास प्रशासन कहते हैं। तो विकास प्रशासन आप लोग के सिलेबस में टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चन आता है और आपको चाहिए इस टॉपिक को कर लेना। विकास प्रशासन शब्द किसके द्वारा क्वाइन किया गया, कहता है यूएल गोस्वामी द्वारा किया गया। और आईसीएस अधिकारी थे और उन्होंने एक लेख लिखा था द स्ट्रक्चर ऑफ, समझ रहे, द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, समझ रहे। लेकिन कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, उनका मानना है कि यह शब्द जो है, समझ रहे, जॉर्ज गैंट द्वारा प्रयुक्त किया गया। जॉर्ज गैंट जो विकास प्रशासन के जनक है, लगभग इसी समय विकास प्रशासन शब्द प्रयोग किया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि चूंकि विकास प्रशासन एक कंसेप्चुअल अवधारणा और कंसेप्ट के रूप में हमने डोनाल्ड आर स्टोन इसको डेवलप किया है, इसलिए समझ रहे ना, उन्हें इसका जनक माना जाता है। इसलिए आप देखते हो कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के उत्पत्ति और जनक के लेकर क्या है, विचारकों में मतभेद हो जाता है, ठीक है, विचारकों में मतभेद। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विकास प्रशासन जो है नाम से स्पष्ट है, विकासशील देशों के लोक प्रशासन को कहते हैं। ये तुलनात्मक लोक प्रशासन की परिणति, ठीक है। इसमें साधन पर केवल बल नहीं देता है, साधन और साध दोनों के प्राप्ति पर बल दिया जाता है, ठीक। और इसमें और क्या देखते हैं, मतलब तुलनात्मक लोक प्रशासन में, विकास प्रशासन में, तो विकास प्रशासन में हम लोग देखते हैं विकास प्रशासन, जैसा कि अभी आपको मैं बतला रहा हूं, यह तुलनात्मक लोक प्रशासन की परिणति हुआ। तुलनात्मक लोक प्रशासन के आगमन के बाद आया। जॉर्ज गैंट इसके जनक कहे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ब्रिटिश, मतलब कह सकता है भारतीय आईसीएस यूएल गोस्वामी द्वारा प्रयोग किया गया। हालांकि कुछ लोग इसको मानते नहीं। विकास प्रशासन विकास कार्यक्रमों का प्रशासन हुआ, विकासशील देशों का लोक प्रशासन है। कुछ लोग तो बोलते हैं विकास प्रशासन निर्धन देशों का प्रशासन हुआ। एडवर्ड वीडनर विकास प्रशासन अवधारणा को बड़ा कंसेप्चुअल रूप में डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक लोक प्रशासन जो होता है वह लोक प्रशासन से साधन पक्ष पर ज्यादा बल देता है और साधु पक्ष को अनदेखा कर देता है। ये मतलब अच्छे मानव संबंध को ही, समझ रहे, लोक प्रशासन का सब कुछ समझ लेता है, यह गैप छोड़ देता है। और इस गैप को पूरा करने के लिए एडवर्ड वीडनर ने विकास प्रशासन अवधारणा बतलाया कि विकास प्रशासन जो है कार्योन्मुख होता है, लक्ष्योन्मुख होता है,
या विकास कार्यक्रम का प्रशासन हुआ, समझ रहे, इसका संबंध क्या हुआ, नवाचार का अधिकतम करने से हुआ, नवाचार को हम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है। विकास प्रशासन में रिक्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विकास प्रशासन को दो अर्थों में परिभाषित किया, विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास। क्यों? क्योंकि जब विकास प्रशासन हम बोलते हैं तो विकासशील देशों का अलग प्रशासन होता है, और विकासशील देश में जो उपनिवेशिक अतीत से अवतरित हुए हैं, लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन रहे, और उपनिवेशवाद के दौरान उनके ढांचा को क्या कर दिया गया, पूरी तरह विध्वंस कर दिया गया। तो उनका जो ढांचा उपनिवेशिक और कार्य उन्होंने विकासात्मक ले रखा है। तो अगर आप नया कार्य कर रहे हैं और ढांचा पुराना है तो वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब उन्होंने विकास प्रशासन बोलते हैं तो विकास प्रशासन के साथ प्रशासन का विकास भी सम्मिलित होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में पहले कौन आएगा? तो आप बोलो कि दोनों अंडा चूजा वाला संबंध। जिस प्रकार अंडा और चूजा में कहना बहुत मुश्किल है कि विकास प्रशासन पहले या प्रशासनिक विकास पहले, तो उसी प्रकार यहाँ कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दोनों को साथ साथ होना चाहिए, तभी वांछित परिणाम होंगे। अगर आप विकास प्रशासन कर रहे हो, यानी विकास कार्यक्रम का प्रशासन शुरू कर दिया और प्रशासनिक विकास नहीं किया, तो नुकसान हो सकता है। और अगर आप विकास प्रशासन का स्वरूप जान ही नहीं रहे हो और प्रशासनिक विकास करना चाहो तो कैसे करोगे? वो तो ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे बिना कपड़ा का मेजरमेंट लिए आप कपड़ा काट रहे हो। मेजरमेंट लोगे तब ना कपड़ा काटोगे, कैसे ही कपड़ा काटने लोगे? भारत में ले लो, जैसे देखो भारत में विकास प्रशासन का जो शुरुआत हुआ तो मोटे मोटे मान लो 1952 में शुरुआत हुआ कि 1950 ले लो, जब योजना आयोग की स्थापना हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ। क्लियर है? प्रथम पंचवर्षीय योजना बना वो विकास प्रशासन हो गया, और योजना आयोग की स्थापना प्रशासनिक विकास हो गया। उसी प्रकार 1952 में आप ले लो सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना, समझ लो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास प्रशासन हो गया, और प्रखंडों की स्थापना जो हुआ वह क्या हो गया, प्रशासनिक विकास हो गया। अभी ले लो नीति आयोग की स्थापना हुई और नव भारत निर्माण का संकल्प लिया गया, तो नीति आयोग की स्थापना प्रशासनिक विकास हो गया, और न्यू इंडिया जो हुआ वो विकास प्रशासन हो गया। अंडा चूजा वाला समझ में आया आपको? अगर आप विकास प्रशासन करना चाहते हैं तो आपको प्रशासन के क्षमता का ही विकास करना होगा। अगर प्रशासन के क्षमता का विकास नहीं करेंगे, विकास प्रशासन के उपयुक्त नहीं बनाएंगे, तो फिर काम नहीं होगा, है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब विकास प्रशासन आप जब बोलते हैं ना, तो विकास प्रशासन में केवल समाज का विकास नहीं करना है, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं करना है, बल्कि अपनी क्षमता का ही विकास करना है, ताकि आप जो दायित्व लेके चल रहे हैं, जो चुनौती आपके समक्ष, उसका भली भांति ढंग से निर्वहन कर सके। ठीक है। विकास प्रशासन में आप देखते हो दो तरह का अप्रोच है, एक को आप कह सकते हो पारंपरिक अप्रोच है, कह सकते हो नवीन अप्रोच। तो पारंपरिक उपागम किसको कहते हैं? वो जो 50-60 के दशक में चलता था, 70 के दशक तक चला। और नवीन उपागम अभी जो चला, पहला जो उपागम था उसको हम टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हो, अभी जो है बॉटम अप अप्रोच है। पहले जो था ब्लूप्रिंट उपागम पे था, लोगों के लिए विकास योजना बनाने पर था, ऊपर से भी योजना की बातें होती थी, समझ पूरे देश के लिए एक समान योजना हो, विकास हो, इसी पे बात होती थी। अब 80 के दशक के बाद इस विषय पर थोड़ा विराम लगा है। आज हम नीचे से ऊपर विकास की योजना के बारे में बोलते हैं, लोगों के साथ विकास योजना के विकास को बोलते हैं, समझ रहे? साथ ही हम इसमें कह सकते हो विकास के बहुल प्रतिमान पर विचार कर। आज मैं मानता हूँ या आप मानते हो कि विकास का एक प्रतिमान नहीं हो सकता है, बल्कि
हर देश जैसा भारत विशाल देश है, यहाँ अलग अलग देश से अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग विकास प्रतिमान होना चाहिए। समझ में आया आपको? तो ये प्रतिमान, ये विकास प्रशासन का जो 2 अप्रोच हो गया। विकास प्रशासन का आप देखते हो प्रशासनिक विकास के साथ संबंध समझ में आ गया, अंडा चूजा वाला होता है। पारंपरिक लोक प्रशासन से क्या संबंध है? नियामकीय प्रशासन से। तो बोलोगे नियामकीय, अगर आपको इंटरव्यू में पूछता हो नियामकीय प्रशासन और विकास प्रशासन में क्या संबंध है, तो आप बोलोगे नियामकीय प्रशासन जो होता है नियमन से होता संबंधित, कानून को लागू करने से संबंधित है, और विकास प्रशासन विकास कार्यक्रमों का प्रशासन। समाज में जब तक शांति व्यवस्था नहीं हुई तब तक विकास कार्यक्रम को आगे चलाना संभव नहीं है। तो क्या करते हैं कि नियामकीय प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, एक उपयुक्त माहौल तैयार करता है, एक उपयुक्त कार्यदशा प्रदान करता है, जिसमें विकास प्रशासन को काम करना होता है। क्लियर है? और विकास प्रशासन का नियामकीय प्रशासन को सुकून देता है, आराम देता है, उनके कामकाज को थोड़ा सहज बना देता है। अगर हमारे विकास प्रशासन गड़बड़ चल रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, भेदभाव पूर्ण हो रहा है, तो फिर क्या होगा? वह नियामकीय प्रशासन के लिए सुकून देगा? बिल्कुल नहीं, उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगा। भारत में 90 के दशक में या देखते हो आतंकवाद, नक्सलवाद जो इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा और पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया, इसका कारण क्या है? इसका कारण विकास प्रशासन का कमी, विकास प्रशासन में विफलता, विकास प्रशासन का वांछित परिणाम न प्राप्त होना। अगर विकास प्रशासन जिस उद्देश्य को लेकर चला था उस उद्देश्य पे काम करता और लोगों का सही मायने में विकास होता, तो आज शायद ये समस्या नहीं होती, नक्सलवाद नहीं फैलता, पुलिस प्रशासन के समक्ष चुनौती नहीं बढ़ता, नियामकीय प्रशासन के लिए हेडेक नहीं होता। आज तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है गांव में जहां पर पुलिस जाना नहीं चाहती, प्रशासनिक अधिकारी जाना नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं, वहां से ना राजस्व आता है, ना वहां से कोई समझ रहे जनता का भागीदारी ढंग से मिल पाता है, वगैरह वगैरह। समझ में आ गया आपको? तो विकास प्रशासन किसको कहते हैं समझ में आया आपको? प्रशासनिक विकास किसको कहते हैं ये भी समझ में आ गया आपको? पारंपरिक लोक प्रशासन, नॉन लोक प्रशासन में संबंध क्या है? एक इंफ्रा देता है, एक उसमें काम करता है, एक दूसरे को आसान कर देता है। आज विकास प्रशासन में क्या क्या नया टेंडेंसी चल रहा है? विकास गतिकी क्या है बता सकते हो? व्हाट इज डेवलपमेंट डायनेमिक्स? बोला डेवलपमेंट डायनेमिक्स जो है विकास प्रशासन का नया रूप हुआ। ये 90 के दशक में सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। तो विकास प्रशासन कैसे पीछे रहता, इससे परिवर्तन हुआ, इसका नाम विकास गतिकी हो गया। तो हम विकास गतिकी में विकास प्रशासन के टॉपिक के अलावे और भी कई टॉपिक को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं विकास विरोधी अवधारणा। आज विकास का कुछ लोग भी अगर आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण और इसका किस तरह समाधान निकले, एक टॉपिक ये। दूसरा कर सकते हैं स्वयं सहायता समूह। आज के दायरे के महिलाओं में एक या ग्रामीण भारत में एक नई आंदोलन तरह चल रहा है, जिस लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो बिहार में जीविका कार्यक्रम उससे जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, सब लोग एक समूह बनाते हैं और मिलकर काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फिर तीसरा क्या है? राज्य बनाम बाजार परिचर्चा। कि राज्य इंपॉर्टेंट है कि बाजार इंपॉर्टेंट है? तो मैं बोलूंगा दोनों इंपॉर्टेंट है। राज्य जो है वह मिनिमम कार्यदशा प्रदान करता है, समझ रहे ना, और बाजार उसमें काम करता है। बाजार राज्य के काम को आसान भी कर देता है, सहूलियत करता है। बहुत सारा छोटा मोटा काम जो गैर महत्वपूर्ण टाइप के, उसको राज्य करे संभव नहीं, उसके लिए बाजार कर देता है। तो बाजार राज्य के काम को आसान बना देता है, बहुत सारे काम उसका संपन्न कर देता है। और राज्य क्या करता है? बाजार पर नियंत्रण रखता है, नियमन करता है और बाजार को काम करने के लिए आवश्यक कार्यदशा प्रदान करता है। क्लियर हुआ? देयर इज नो कंफ्यूजन। आवश्यक कार्यदशा प्रदान करता है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या इसमें आता है। आज विकास प्रशासन का
मतलब क्या स्वरूप है, आज बोले आज विकास प्रशासन का नया स्वरूप विकास गतिकी कहलाता है, जिसमें हम लोग विकास के नए आयाम पर विचार करते हैं, विकास से जुड़े नए बिंदुओं पर विचार करते हैं। इसमें हम विकास विरोधी अवधारणा को भी लेते हैं, जो अपने पक्ष में विकास हो इसके लिए दबाव बनाते हैं। इनको आप राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते, नक्सली राष्ट्र विरोधी नहीं है, नक्सली मुख्य धारा से भटके हुए, इनको विकास का लाभ नहीं मिला, बीच में हड़प लिया गया। राजीव गांधी बोलते थे जब केंद्र से 1 रुपया निकलता है और गांव तक 15 पैसा पहुंचता है, इसका मतलब 85-85 पैसा कहाँ चल जाता है? तो बीच से बिचौलिया के पेट में चला जाता है, अधिकारी के पेट में चला जाता है। तो विकास होगा कैसे? तो लीकेज को आपको कम करना होगा, सीधे विकास तक पहुंचना होगा, है कि नहीं? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर वही देखते हैं कि आज विकास में जन सशक्तिकरण शामिल हो रहा है, आज विकास में स्वयं सहायता समूह सम्मिलित हो रहा है, आज विकास में आप ले लो बाजार सम्मिलित हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी सम्मिलित हो रहे हैं, PPP आ गया, सार्वजनिक निजी सहभागिता आ गया, बहुत सारे नए नए पार्टनर आ गए विकास। क्लियर? तो विकास प्रशासन पूरी तरह विकास और गतिकी का रूप ले रहा है। आप लोग 1950-60 में जब कंसेप्ट आता विकास प्रशासन कहते थे, और 90 के बाद जो परिस्थितियां बने उन सबको एड्रेस करके जो सब बना उसको हम विकास गतिकी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, जो व्यापक है, विस्तृत है, इसमें हम विकास से संबंधित जितने भी कंपोनेंट है सबको एड्रेस करते हैं। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नीति। ये टॉपिक से यूपीएससी में बड़ी क्वेश्चन आता है। पहले तुलनात्मक लोक प्रशासन में क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है विभेदीकरण का मतलब क्या, तो क्या बोलोगे? विभेदीकरण का मतलब हुआ नए तकनीकों का इजाद करना। एकीकरण का मतलब क्या हुआ? उन्हें अपनाना। विभेदीकरण कौन करता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी करती है। एकीकरण कौन करता है? तो प्रशासन करता है। किसी भी देश का विकास किस चीज पर निर्भर करता है? तो किसी भी देश का विकास 3 चीज पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर, प्रशासन का भूमिका और जनता का सहभागिता। अगर तीनों बेहतर हैं तभी विकास होगा, है कि नहीं? जनता अगर सही है, विकास में सजग है, सक्रिय भूमिका निभा रही, तो विकास होगा। और प्रशासन अगर वो विजिल है, कमिटेड है, ऑनेस्ट है, तो से विकास होगा। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर अच्छा है, नित्य दिन नए नए तकनीक, नए नए संभावनाएं जुड़ते रहती है, तो बढ़ते चलेगी। समझ में आया आपको? सो दिस इज बेसिक पॉइंट के विकास प्रशासन। समझ रहे? अब हम यहाँ पर देखते हैं तो लोक नीति में, मतलब लोक नीति और विधि में फर्क क्या होता है? तो विधि जो होता है समाज को चलाने के लिए होता है, राज्य को चलाने के लिए होता है, कठोर नेचर का होता है। और नीतियां होती है लोकशील, किसी खास लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे आईपीसी को ले लो, सीआरपीसी को ले लो, ये सब विधि है। और लोक नीति कौन हुआ? जैसे अभी हाल में शिक्षा नीति आया है, इसके पहले स्वास्थ्य नीति आया, फिर और भी बहुत सारी, सुरक्षा नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये सब नीति हुआ जो उद्देश्य परक होते हैं, जो लोकशील होते हैं, जो किसी कार्य, लक्ष्य, उद्देश्य इत्यादि की प्राप्ति से संबंधित होते हैं। होता है कि नहीं होता है? लोक नीति जो होता है वर्चुअली व्यापक अवधारणा और कई चीजों को इंगित करता है। जैसे क्या क्या चीज का इंगित करता है? तो लोक नीति जनता के भावना और प्राथमिकता को इंगित करता है। लोक नीति जो है राजनीति में प्रचलित मुद्दों को इंगित करता है। लोक नीति सरकार को मिला जनादेश को इंगित करता है। लोक नीति सरकार द्वारा किए जा रहे क्रिया कार्यवाही को इंगित करता है। लोक नीति बजट से भी जुड़ा हुआ है, बजट में भी उसका प्रभाव नजर आता है। क्लियर है? लोक नीति और क्या करता है? मतलब ये आप कह सकते हो बड़े व्यापक उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति में मार्गदर्शक या बुनियादी मार्गदर्शन देता है। अब छोटा मोटा काम करना है आपको, तो उसके लिए तो कोई नीति की जरूरत नहीं,
लेकिन व्यापक उद्देश्य और कार्य अगर आप लेके चल रहे हो तो बिना नीति का संभव है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो आपको नीति बनाना पड़ेगा। शुरू से उसकी तैयारी करना है और क्वालिफाई करना है, तो ऐसे कैजुअल अप्रोच से तैयारी नहीं होगा। आपको उसके लिए नीति बनाना पड़ेगा, टाइम देना होगा, उसको वर्कआउट करना होगा, उससे संबंधित हर पक्ष को बेहतर ढंग से एड्रेस करना होगा, तब सिविल क्वालिफाई होगा। ऐसे थोड़े होगा आज कुछ कल कुछ परसों कुछ इस तरह करता रहेगा, थोड़े होगा। समझ में आया आपको? सो दिस इज लोक नीति। जब लोक नीति को हम लोग बोलते हैं तो लोक नीति दो रूप में इस्तेमाल होता है, लोक नीति वस्तु के रूप में, लोक नीति प्रक्रिया के रूप में। जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सबको हम लोग लोक नीति को वस्तु के रूप में दे सकते हैं। और प्रक्रिया के रूप में लोक नीति, नीति निर्धारण, नीति क्रियान्वयन, नीति मूल्यांकन, इस रूप में अगर हम लोक नीति को लेते हैं तो प्रक्रिया के रूप में लोक नीति होगी। ठीक है आपको? लोक नीति का क्या विशेषता बतला सकते हो? यस, ये लक्ष्य उन्मुख होता है, यह कार्य परिणामोन्मुखी होता है, यह जो होता है निरंतर प्रक्रिया है, यह जो होता है विधि पर आधारित होता है, और यह जो होता है कह सकते हो किसी समय किसी खास उद्देश्य प्राप्ति के संबंध में एक प्रतिमान के समान होता है, काफी सोच विचार का बनाया जाता है। समझ रहे? यह व्यापक निर्णय को कहते हैं। समझ रहे? यह समाज में परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि सभी को इंगित करता है और उसको भी एड्रेस करता है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक वन। तो अगर बतलाओगे लोक नीति कितने प्रकार का हो तो बतलाएंगे लोक नीति कई प्रकार का होगा। जैसे विषयगत लोक नीति हो गया, फिर कह सकते हो नियंत्रण नियमनकारी लोक नीति हो गया, वितरणीय लोक नीति हो गया, पुनर्वितरणीय लोक नीति हो गया। जैसे कृषि नीति, उद्योग नीति, सब विषयगत नीति हो गया। मौद्रिक नीति, आंतरिक सुरक्षा नीति, ये सब नियंत्रणकारी नियमनकारी नीति हो गया। वेतन, किराया, मजदूरी, ये सबसे संबंधित जो नीति होगा उसको वितरणीय नीति कहेंगे। और कल्याण और विकास से संबंधित जो नीति बनेगा उसको पुनर्वितरणीय नीति कहेंगे। तो नीति चार प्रकार से होता है। ठीक है? यहाँ पे चार प्रकार का, ऐसे हम लोग आकार के आधार उसके आधार में बता सकते, नीति को चार वर्ग में बांट सकते हैं। कह सकते हैं एक नीति हुआ जो संसद स्तर पर है, एक मंत्रिमंडल स्तर पर है, एक विभाग के सचिव स्तर पर है, एक क्षेत्रीय स्तर पर है। तो संसद स्तर पर जो नीति होता है वो राजनीतिक नीतियां होती है, उसमें तथ्य नहीं रहता, मूल्य रहता है, केवल तथ्य कम रहता है। मंत्रिमंडल स्तर पर नीति जो बनता है उसमें तथ्य भी रहेगा और मूल्य भी रहेगा, दोनों बराबर। और फिर सचिव स्तर पर जो नीति बनेगा उसमें तथ्य ज्यादा होगा, मूल्य कम हो जाएगा। और जो आधारभूत स्तर पर तथ्य बहुत ज्यादा, मूल्य बिल्कुल गायब। समझ आया आपको? इस प्रकार अलग अलग हो जाता है। संसद में जो नीति होगा उसमें केवल मूल्य, और जो क्षेत्र में जो नीति होगा उसमें केवल तथ्य। समझ? अगर आप मोटा मोटी समझ लो, जैसे आप ले लो आत्मनिर्भर भारत ही ले लो। आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या है वो प्रधानमंत्री से पूछिए, वो जवाब मिलेगा। और एक वीडियो से पूछिए या फिर सीओ से पूछिए जो इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, तो उसका जवाब लेता आप पाएंगे दोनों बहुत फर्क रहता है। फर्क होगा, है कि नहीं? जो प्रधानमंत्री के निर्णय नीति होंगे उस पर मूल्य ज्यादा होगा, और जो क्षेत्रीय अधिकारी के नीति होंगे विभाग के हो उसमें तथ्य ज्यादा होगा। नीति दूसरा जो हम लोग नीति को प्रक्रिया के रूप में देते हैं। नीति निर्धारण, नीति क्रियान्वयन, नीति मूल्यांकन अलग अलग नहीं होता। राजनीति प्रशासन विभागीकरण में हम लोग दोनों को अलग अलग मानते थे। नीति अलग है, नीति क्रियान्वयन अलग है। लेकिन आज हम इस बात को नहीं मानते। हम मानते हैं कि नीति निर्धारण से नीति क्रियान्वयन जुड़ा है, नीति क्रियान्वयन से नीति मूल्यांकन जुड़ा हुआ, और फिर उस नीति मूल्यांकन से नीति निर्धारण जुड़ा हुआ। तो एक चक्रव्यूह है, कह सकते हैं निरंतर प्रक्रिया के रूप में काम करते हैं। इनमें और छोर का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है।
नीति निर्धारण, नीति क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन तीनों का अगर देखा जाए समान महत्व, लेकिन व्यवहार में देखोगे तो नीति क्रियान्वयन बीच में है। समझ रहे, नीति निर्धारण पर बहुत ज्यादा समय लगता है, नीति क्रियान्वयन पर थोड़ा कम समय बचता है और नीति मूल्यांकन के लिए तो समय बचता ही नहीं। तो नतीजा क्या होता है कि वांछित लक्ष्य जो होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। योजनाएं बनी, काफी उसमें माथा कचपच्ची किया गया, काफी ध्यान दिया गया, लेकिन जब क्रियान्वयन पर ध्यान ही नहीं दिया तो फिर वो योजना कितना भी बेहतर क्यों नहीं हो, जो वांछित परिणाम तो मिलना नहीं। और अगर नीति गलत हो रहा है, हमारे उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा, मूल्यांकन ढंग से नहीं हो रहा, फिर अगले चरण में वो नीति प्रक्रिया को आगे भी डिस्टर्ब करेगा। दिस इज बेसिक पॉइंट। तो नीति निर्धारण से नीति क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन से नीति मूल्यांकन सब जुड़ा हुआ है। लेकिन नीति निर्धारण पहला चरण हो गया। नीति निर्धारण से संबंधित कई प्रतिमान है, जैसे आप इलीट प्रतिमान, अभिजात प्रतिमान कहते हैं, समूह प्रतिमान कहते हैं, संस्थागत प्रतिमान कहते हैं, तर्क सम्मत प्रतिमान कहते हैं, समृद्धिवादी प्रतिमान कहते हैं, क्रीड़ा प्रतिमान कहते हैं, प्रणाली उपागम कहते हैं। इसे प्रणाली उपागम को सबसे बेहतर माना जाता है कि यह प्रतिमान लोक नीति निर्धारण को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में लेता है और यह सभी घटकों को यथासंभव शामिल करने का विचार करता है। इसलिए समझ रहे हैं, इसे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है। नीति निर्धारण प्रक्रिया में आप देखोगे कि दो घटक होते हैं, एक को अधिकारी घटक कहते हैं, एक को गैर अधिकारी घटक। मतलब जो अधिकारी घटक मतलब वो हुआ जो सरकारी हुआ, विधायक है, पालिका प्लस संवैधानिक अभिकरण वगैरह वगैरह। और गैर अधिकारी घटक में कौन होता है, वह हुआ जो आप कह सकते हो जनता हुई, फिर मीडिया हुआ, राजनीतिक दल हुए, दबाव समूह हुए वगैरह वगैरह। क्लियर है। तो दो प्रकार का क्या हुआ, अधिकारी नीति निर्धारक घटक। वैसे नीतियां बनती है नीति निर्धारक घटक द्वारा, औपचारिक घटक द्वारा, अधिकारी घटक द्वारा, और जो गैर अधिकारी घटक है वो क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं व्यापक तौर पर। क्लियर है। नीति मूल्यांकन नीति प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोक नीति ना क्रियान्वयन स्तर पर एकदम तोड़ देती। समझ, नीति पंगुता का नाम सुने हो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिसी पैरालाइसिस। क्या होता है पॉलिसी पैरालाइसिस? तो बोलो, पॉलिसी पैरालाइसिस शब्द जो है वह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रयुक्त किया गया। उन्होंने बोला कि वर्चुअली भारत में सभी नीतियां क्रियान्वयन स्तर पर ही पंगु हो जाती है, इसलिए उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके जगह उन्होंने नीति आयोग बनाया ताकि क्रियान्वयन पर नजर रखा जा सके। अभी आप देख रहे हो भारत कैसा स्ट्रैटेजिक निर्णय ले रहा है, जैसा महत्वपूर्ण मुद्दों को निपटारा कर रहा है, जितना कुशल ढंग से कर पा रहा है, इसके पीछे नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो महत्वपूर्ण सपोर्ट करती है एजेंसी को, पूरे व्यवस्था पर उसका नजर रहता है। क्या विकास प्रशासन हो, क्या नियामकीय प्रशासन हो, क्या कल्याण प्रशासन हो, क्या देश आंतरिक मामला हो, क्या वाह्य मामला हो, सब पर उसका नजर रहता है और सबके सहयोग से उसको संपन्न करता है। ठीक है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नीति आयोग का क्वेश्चन यूपीएससी में काफी आता है, बीपीएससी में आ रहा है। यह टॉपिक बहुत बेहतर है, आप इसको करके जा सकते हैं, इंटरव्यू पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी नीति आयोग में क्या क्या काम, जैसे कोरोना महामारी इत्यादि से निपटने, किसानों के आय को डबल करने संबंधी, समझ रहे, लॉकडाउन से क्या अनलॉक जो अर्थव्यवस्था के कैसे गति अर्थव्यवस्था को दिया जाए, कौन कौन लोकोपक्रमों का निजीकरण किया जाए, किस तरह किया जाए, ये सब प्रधानमंत्री वो देखता है, अपना नीति आयोग देखता है और उसको वर्कआउट करता है, उस पर पॉलिसी बनाता है, नजर रखता है कि नहीं। तो नीति आयोग का तो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण आज के तारीख में। क्लियर। तो क्रियान्वयन का मतलब होता है उसको लागू करना, जो नीति बन गया उसको लागू करना। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जैसे पूरा का पूरा पोस्ट और काम संपन्न होता है, यानी संगठन बनाया जाता है, कर्मचारी नियुक्त किया जाते हैं, निर्देश दिया जाता है, समन्वय दिया जाता है, नियंत्रण किया जाता है वगैरह वगैरह। एक व्यापक प्रक्रिया हुई। कौन? पॉलिसी एक्सक्यूशन। और मैंने आपको क्या बोला, अधिकांश लोक नीति इसी स्तर पर काम दम तोड़ देती।
खासतौर पर लोक प्रशासन में देखो, विकासशील देशों में देखो, इसकी बड़ी तवज्जो है, काफी महत्व है। समझ आया आपको? फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीति क्रियान्वयन में दो अप्रोच होता है। एक अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, दूसरे को बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। शुरू में टॉप डाउन अप्रोच चलता था और आजकल बॉटम अप अप्रोच चल रहा है। नियामकीय प्रशासन में टॉप डाउन अप्रोच चलता है और कल्याण और विकास प्रशासन में बॉटम अप चल रहा है। और अभी मैंने आपको क्या बोला, नीति आयोग वगैरह से आगमन से टॉप डाउन अप्रोच पर ज्यादा बल दिया रहा है, ताकि लोग अपनी बातें रखें, अपनी पक्ष रखें, ताकि उन्हें नीति में शामिल किया जा सके, उनका बेहतर ढंग से एड्रेस किया जा सके, ये व्यवस्था हो चाहिए। तो भारत में नीति निर्धारण तो होता ही है, लेकिन नीति क्रियान्वयन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नतीजा क्या होता है, नीतियां विफल हो जाती है, वांछित परिणाम नहीं ले पाती। ठीक है। नीति मूल्यांकन क्या हुआ, नीति प्रक्रिया का अंतिम चरण हुआ। वैसे हम देखते हैं कि जो क्रियान्वयन किया उसका क्या वांछित परिणाम समाज को मिला, लाभ क्या मिला वगैरह वगैरह, बेकार रहा था। इसी से संबंधित होता है अवधारणा मॉनिटरिंग कहते हैं। मॉनिटरिंग नीति क्रियान्वयन के साथ साथ चलते रहता है, और जहाँ कहीं सुधार की जरूरत है उसमें उसी से उन्हें स्पॉट कर लेता है, उसी को अनुसरवन कहते हैं, मॉनिटरिंग कहते हैं। और जब घटना घट गई, अब कुछ नहीं बचा, तो फिर मूल्यांकन होगा। और मॉनिटरिंग तो क्रियान्वयन, जैसे देखते हैं एग्जाम के समय इन्विजिलेटर आते हैं, समझ रहे, वो सब क्या है, मॉनिटरिंग करते हैं। विभिन्न भारत में तो यह बहुत कमजोर है, मॉनिटरिंग का सबसे कमजोर कड़ी है। यही कारण है कि बड़ी विशाल विशाल योजनाएं, मनरेगा ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम वगैरह, समझ रहे हैं, कर सकते हो, नीति प्रक्रिया का या वगैरह आप कर सकते हैं, अनुसरवन का मुंह के बल गिर जाता है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा वर्क करने का जरूरत है। नीति आयोग के आगमन से इसी पर ध्यान दिया जाता है, अनुसरवन पर ध्यान दिया जाता है, मॉनिटरिंग पर नजर रखता है, और उस पर डिफिशियंसी को, डिफरेंसेस को चेक करने की कोशिश किया जाता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो नीति मूल्यांकन समझ में आ गया, नीति अनुसरवन समझ में। नीति अनुसरवन व क्रियान्वयन के क्रम में अध्ययन करना और जहाँ जरूरत है वहाँ सुधार करना। और मूल्यांकन क्या हुआ, जो घटना घट हो चुका है, अब उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसमें गुंजाइश अगला चरण की प्रक्रिया में होगा, और नीति मूल्यांकन होगा। मेरी बात समझ रहे? नीति प्रक्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। इसमें अधिकारी घटक, गैर अधिकारी घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब हमेशा, मतलब कह सकते हो, परिवर्तन होते रहता है, गुंजाइश जो हमेशा बना रहता है। हाँ, नए नए पहलू पर जिस पर हम पहले वर्कआउट नहीं करते, उस पर नजर आते रहते थे। मॉनिटरिंग पर कभी ध्यान नहीं, हमें नीति निर्धारण, नीति क्या, नीति मूल्यांकन करते थे। अनुसरवन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब नया नया टॉपिक है। आज पूरा का पूरा पब्लिक पॉलिसी साइंस का रूप ले लिया। आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट केवल पॉलिसी पर वर्कआउट कर रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कैसे नीति बनाया जाए, कैसे सफल बनाया जाए, कैसे क्रियान्वयन को दुरुस्त किया जाए, कहाँ मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जाए, कैसे अनुसरवन को फैक्ट्री, सब पर वर्क हो रहा है, इंडिपेंडेंट काम हो रहा है, और उस पर बहुत बेहतर ढंग से डिलीवरी करने की कोशिश किया जा रहा है। क्लियर है? टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको वर्कआउट करना है। नीति मूल्यांकन से क्वेश्चन आता है, राज सिद्धांत, नीति लोक नीति निर्धारण और स्टेट थ्योरी। क्या मतलब? राज के सिद्धांत। तो राज के आभ्यंतर दो सिद्धांत है, एक को मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं, एक को उदारवादी सिद्धांत कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत दोनों एक दूसरे को उल्टा है। मार्क्सवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत में राज्य को सामाजिक समझौते का परिणाम स्वरूप बतलाया गया, जिसमें कम से कम शासन और अधिक से अधिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया। ठीक है। और ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसमें राज्य को पूंजीवादी वर्ग का माध्यम माना गया है, जो शोषण के लिए प्रयुक्त होता है। समझ रहे हैं? और फिर शोषण बढ़ेगा तो वर्ग संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा तो वर्ग रहित समाज की स्थापना होगी और राज्य भी समाप्त हो जाएगा उसके साथ।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मार्क्सवादी में राज्य को एक कह सकते हो शोषण का इकाई के रूप में लिया गया है, और उसकी परिणति, उसकी समाप्ति, राज्य बना फिर समाप्त हो गया, फिर राज्य बना फिर वर्ग बनेगा, फिर वर्ग रहित वर्ग संघर्ष होगा, फिर वर्ग रहित समाज होगा, फिर चलते रहता है। क्लियर है। यहाँ पर हुआ कि राज्य सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप बना और मिनिमल रेगुलेशन पर वर्क करता है, ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता पर वर्क करता है। जहाँ तक भारत में नीति का राज्य सिद्धांत का सवाल है, तो इसमें आप क्या देखते हो, इसमें थोड़ा उदारवादी है और थोड़ा गांधीवादी है। गांधीवादी विचार को हमने लिया, कुटीर उद्योग को लिया, पंचायती राज को लिया, और फिर नए उदारवादी को भी लिया, उसमें जितने बहुत सारे लोग को लिया। ठीक है, हम सबको वर्कआउट करके करते हैं। तो भारत में राज्य सिद्धांत गांधीवादी और उदारवादी का मिला जुला रूप है, जिसमें और भी कई विचारधारा इसमें प्रवेश करते रहते। तो लोक नीति समझ में आया आपको। तो लोक नीति आया कब है, तो लोक नीति 1970 के दशक में कंसेप्ट के रूप में आया। जब हम राजनीति प्रशासन विभागीकरण को खारिज कर दिए तो लोक नीति आ गया। लोक नीति निर्धारण में हम लोक नीति व्यापक टॉपिक, इसमें 3 भाग हो गए, नीति निर्धारण, नीति की रणनीति मूल्यांकन, समझ रहे। और इसको मतलब अधिकार, इसके 2 घटक हो, अधिकारी घटक और गैर अधिकारी घटक। फिर इसमें आप देखते हो कि यह जो है वर्चुअली जो है संभावनापूर्ण क्षेत्र है, इसमें लगातार वृद्धि और परिवर्तन का गुंजाइश बना रहता है। और आज तो यह वर्चुअली नीति विज्ञान का रूप ले लिया है। क्लियर है। तो इस टॉपिक को एक बार अपना देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, आपसे पूछा जाएगा, समझ रहे। जैसे पूछाएगा इलीट मॉडल क्या बतलाइए, तो मतलब है कि समाज 2 वर्गों में बटे हुए, इलीट क्लास एंड जनसाधारण क्लास। हमारे नीतियां बनती है जनसाधारण क्लास के नाम पर, लेकिन लाभ हड़प कौन लेता है, इलीट क्लास लेता है। और जो कोई भी उसका चाहता है वहां तक पहुंचना, उसका विरोध करते हैं। ठीक है। सिस्टम अप्रोच क्या है, वह नीति प्रक्रिया को टोटलिटी में, नीति निर्धारण, नीति के तीनों को टोटलिटी में लेता है। फिर आप बोलोगे इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या है, उसमें हम नीति निर्धारण को एक समृद्धि प्रक्रिया के रूप में लेते हैं। नीति मूल्यांकन क्या हुआ, क्रिया क्या है, थ्योरी सिद्धांत क्या हुआ, उसमें नीति निर्धारण को हम गेम के रूप में लेते हैं, जिसमें बहुत सारे बाजीगर और अपना अपना बाजी चलते हैं और नीति को अपना पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज है जिस पर आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। और कोई दिक्कत है तो मेरे को आप फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आप लोग का बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ मॉक इंटरव्यू। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कम्युनिकेट करो, मैं और भी दूसरे माध्यम से आप तक संपर्क करूंगा, आपको जानने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।